मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर क्यों बनाया गया। ठीक है, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर बनाने की वजह थी टू डिटेक्ट और मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करेंट्स। अगर किसी सर्किट में स्मॉल करेंट्स फ्लो हो रहा है, ठीक है, स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है, उसका डिटेक्शन एंड मेजरमेंट हमें करना है, तो उसके लिए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। पॉइंट याद करें सभी लोग, टू डिटेक्शन और मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करेंट्स। ठीक है, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करेंट्स। स्मॉल करेंट्स का डिटेक्शन और मेजरमेंट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ये हो गया इसका यूज बनाने की वजह। इसके बाद इसका आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल अगर पढ़ना है तो प्रिंसिपल के लिए आपको कल जो कॉन्सेप्ट बताया गया था कि जब किसी भी करंट कैरिंग कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। कल पढ़ाया गया था, जब किसी भी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करती है? टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। तो वो है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, पहले ध्यान से सुनना है सबको, जितना भी हम बातें बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करेंट्स। आपसे पूछा जाएगा वाइवा में कि मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर क्यों बनाया गया, तो आप बताएंगे डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करेंट्स। किसी भी सर्किट में बहुत ही स्मॉल करंट अगर फ्लो हो रहा है उसको भी पता लगाना है, तो वो कौन बता पाएगा? मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आ गई? इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हेन अ करंट कैरिंग कॉयल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। करंट कैरिंग कॉयल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वह टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। पॉइंट क्लियर दोनों? कोई दिक्कत? इसके बाद आता है इसका वर्किंग। वर्किंग में क्या होता है अभी यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से भी समझाएंगे, पहले ऐसे ओरली समझने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक नॉर्थ पोल लेंगे और एक साउथ पोल लेंगे। ठीक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड रख देंगे। ठीक है, और वो जो मैग्नेट्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होंगे। कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होंगे, उनकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और वो सिलेंड्रिकल होंगे। कैसे होंगे? सिलेंड्रिकल इन शेप। उनको ऐसे रख करके यहाँ पर बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर कॉयल बनाएंगे। एक रेक्टेंगुलर कॉयल रखेंगे, उसमें खूब सारे नंबर ऑफ टर्न्स बना देंगे। खूब सारे नंबर ऑफ टर्न्स बना देंगे। फिर इसके बाद उसका जो अपर एंड होगा उसको एक मूवेबल टॉर्जनल हेड से कनेक्ट करेंगे। मूवेबल टॉर्जनल हेड किससे करेंगे? मूवेबल टॉर्जनल हेड से। उसके नीचे एक कॉनकेव मिरर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कॉनकेव मिरर। उसकी हेल्प से हम लोग रीडिंग लेंगे। और जो दूसरा एंड होगा रेक्टेंगुलर कॉयल का, जो दूसरा एंड होगा उसको हाईली इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? हाईली इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्ट करेंगे। उस हाईली इलास्टिक स्प्रिंग के एंड को एक दूसरा टर्मिनल होगा वो T2, उस टर्मिनल का नाम क्या देंगे? T2। और मूवेबल टॉर्जनल हेड वाला जो आया था एंड, उसको टर्मिनल T1 से रख देंगे। रख करके इस पूरे सिस्टम को एक वुडन केस के अंदर रख देंगे बाहरी डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए। उस पूरे वुडन को एक लेवल्ड प्लेटफॉर्म में रख देंगे, बिल्कुल लेवल्ड प्लेटफॉर्म होगा, उसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो ये टर्मिनल T1 और T2 हैं इनमें क्या लगाएंगे? सप्लाई लगाएंगे। यहाँ से आप सप्लाई दे करके इसमें क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब बढ़ेगी तो बढ़ने से क्या होगा? जो कॉयल है वो रोटेट करेगी। जब कॉयल रोटेट करेगी तो जो हाईली इलास्टिक स्प्रिंग थी वो क्या होगी? हाईली इलास्टिक स्प्रिंग क्या होगी? खींचेगी।
और वो जो हाईली इलास्टिक स्प्रिंग खींचेगी वो किस हिसाब से खींचेगी, वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो घूमेगी तो खींचेगी। तो जो टॉर्क है उसमें जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल ऑफ ट्विस्ट के। किसके? ठीक है। सिलिंड्रिकल्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, उनके बीच में ये सॉफ्ट आयरन कोर, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए गए हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के। ठीक है, लगाने के बाद यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लगा दिया गया है। ऊपर वाले इसको बोलते हैं मूवेबल टॉर्जनल हेड। मूवेबल टॉर्जनल हेड क्या बोलते हैं? मूवेबल टॉर्जनल हेड। इस मूवेबल टॉर्जनल हेड का दूसरा एंड टर्मिनल T1 से कनेक्ट किया, फिर इस कॉइल का जो दूसरा एंड है उसको हाईली इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया। ठीक है, उस हाईली इलास्टिक स्प्रिंग का दूसरा एंड किससे किया गया? टर्मिनल T2 से। इस पूरे सिस्टम को एक वुडन केस के अंदर बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब यहाँ से टर्मिनल T1 और T2 से सप्लाई दी जाएगी, सप्लाई देने के बाद ये क्या होगा, ये कॉइल क्या होगी? रोटेट होगी। जब कॉइल रोटेट होगी तो क्या होगा? जब कॉइल रोटेट होगी तो क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जो टॉर्क प्रोड्यूस होने से इसके घूमने से ये वाली स्प्रिंग क्या होगी? खींचेगी। इसमें खिंचाव पैदा होगा। वो जो खिंचाव पैदा होगा वो किस बात पर डिपेंडेंट होगा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ज़्यादा घूमेगी तो ये ज़्यादा खींचेगी, कम घूमेगी तो कम खींचेगी। यही होगा कि नहीं होगा? मतलब क्या हो गया? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? के थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? के थीटा। और ये जो होगा टॉर्क, ये रिस्टोरिंग होगा। कैसा टॉर्क होगा ये? रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग होने की वजह से यहाँ पर हमने माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, रिस्टोरिंग होने की वजह से हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? माइनस साइन। और टॉर्क का फॉर्मूला कल आप लोगों को पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? NIAB साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? के थीटा। माइनस साइन को हटा दीजिए आप। ठीक है, तो टॉर्क आपका यहाँ से आ गया NIAB साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या था? ये एंगल था एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ वाले केस में इनिशियली देखा जाए तो अगर कॉइल का प्लेन ये है तो नॉर्मल ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। या 90 रख दो अगर, तो NIAB साइन 90 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? के थीटा। साइन 90 क्या हो गया? 1 हो गया। तो NIAB इज इक्वल टू के थीटा। तो यहाँ से I बराबर कितना आ जाएगा? K अपॉन NBA थीटा। ये जो आया K अपॉन NBA, इसको क्या बोल सकते हैं हम? K क्या है? कांस्टेंट। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। A क्या है? एरिया। तो ये कंप्लीट, अगर पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, A भी कांस्टेंट होगा, पर्टिकुलर कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट होंगे, K भी कांस्टेंट होगा, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो I इज इक्वल टू जी थीटा। तो G जो है यहाँ पर वो ये है। इस G को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इस G को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो K अपॉन NBA। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर हम थीटा अपॉन I निकालें, क्या निकालें? थीटा अपॉन I यहाँ से निकालिए तो क्या बनेगा?
थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू कितना आएगा, NBA अपॉन के। थीटा अपॉन आई क्या बनेगा, NBA अपॉन के। तो ये है आपका डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब यहाँ पर रख दीजिए आप V की जगह आई आर, थीटा अपॉन आई आर। थीटा अपॉन आई क्या बताया गया था आपको अभी भी, करंट सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर। करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या है हम लोगों की, NBA अपॉन के आर। यहाँ से आपका आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NBA अपॉन के आर। तो याद कर लीजिए करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। दोनों का यूनिट क्या होगा इसका, डिवीजन पर एम्पियर। क्या होता है, डिवीजन पर एम्पियर। इसका क्या होगा, डिवीजन पर वोल्ट, डिवीजन पर वोल्ट। नोट कर लीजिए, एक बार इसका कंप्लीट रिवीजन करते हैं, ठीक है, जितना पढ़ाया गया है। तो इसमें सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों बनाया गया, सबसे पहला पॉइंट याद करें सभी लोग, टू डिटेक्ट एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट। डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट्स। स्मॉल करंट्स किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो भी करंट बह रहा है वो पता लगाना है अगर, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हेल्प से पता लगा पाएंगे। दूसरा, इसका हमें पता लगाना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है इसका, जब किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वह रेक्टेंगुलर कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। जब किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। ये इसका है प्रिंसिपल। पॉइंट क्लियर। अब इसका डायग्राम समझें। इसमें क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया आपने, सॉफ्ट आयरन कोर में खूब सारे नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर के, किसी भी वायर के आप लगा सकते हैं लेकिन इंसुलेटेड होना चाहिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर के आपने लगा दिए, ठीक है। लगाने के बाद क्या होगा, लगाने के बाद क्या होगा, जो एक एंड होगा उस एंड को किससे कनेक्ट करेंगे, मूवेबल टॉर्जनल हेड। इसका काम क्या है, इसकी हेल्प से हम इसे टाइट कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की हेल्प से रीडिंग ली जाएगी। इसके बाद जो इसका एक एंड है उसको टर्मिनल T1 से एंड करेंगे। दूसरा जो इसका एंड है उसे हाईली इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्ट करेंगे। इस हाईली इलास्टिक स्प्रिंग को कनेक्ट करेंगे टर्मिनल T2 से। दो यहाँ पर ये मैग्नेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, सिलेंड्रिकल है शेप में है ये, और इनको बंद कर दिया गया एक वुडन केस में। और यहाँ पर लेवल्ड प्लेटफॉर्म रखा गया, इसका स्टैंड लेवल्ड रहेगा, बिल्कुल इक्वली हर जगह से इक्वल रहेगा, ठीक है। रखने के बाद फिर यहाँ से हमने इसकी वर्किंग समझी कि जब यहाँ से आप सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, सप्लाई प्रोवाइड कराने से क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, ये घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो क्या होगा, इसमें टॉर्क होगा। जब टॉर्क होगा तो ये खींचेगी, जब खींचेगी तो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट
टॉर्जनल कांस्टेंट उसको के बोलते हैं। के को क्या बोलते हैं? टॉर्जनल कांस्टेंट के यहाँ पर है टॉर्जनल कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पर? टॉर्जनल कांस्टेंट। फिर इसका जब ये रोटेट होगी तो ये जो टॉर्क पर डिपेंड होगा इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा ये घूमेगी उतना ही ज़्यादा टॉर्क होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा। फिर टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? NIAB साइन थीटा। थीटा 90 ले लिया तो वहाँ से आपका NIAB बराबर के थीटा, आई बराबर के अपॉन NBA थीटा। के अपॉन NBA का नाम जी दे दिया गया है। जी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। फिर इसके बाद पढ़ाया गया आपको करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? करंट पर यूनिट नहीं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। और इसके बाद बताया गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी किन किन बातों पर डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल और टॉर्जनल कांस्टेंट के। ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी किन किन बातों पर डिपेंडेंट है? NBAKR पर डिपेंडेंट है। ठीक है।